वेलकम टू गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो के अपडेट और आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होंगी, क्योंकि इस समय आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो पीक पे चल रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है क्लासेस, जो कि आपको एग्जाम में 100% हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, हमने आपकी पाइथन की वीडियो शूट कर ली है। ठीक है, वो आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। आज हम जो शूट करने जा रहे हैं वो आपकी सी लैंग्वेज की वीडियो है, उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। 2021 जनवरी का जो पेपर हुआ था, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट रहती हैं और आपको सोल्यूशन चाहिए होते हैं कि कैसे उनके आंसर लिखे जाएं, कैसे अगर आपने लिखा था तो आप पास हुए थे, या आपने लिखा था पास नहीं हुए थे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उतना सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, और कितने आंसर कितने पेज का लिखा जाता है, कितने नंबर क्वेश्चन पुट अप होते हैं, पैटर्न क्या होता है बेसिकली। तो हम कैसे, अगर बिना पढ़े भी अगर आप जा रहे हैं तो खाली आप पेपर का सोल्यूशन देख लें 2021 जनवरी का, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 में जो पेपर आपका हुआ था सी लैंग्वेज का, उसके बारे में। ठीक है, पेपर आपका अवेलेबल है नेट की वेबसाइट से, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है हमारे पास पेपर। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं और इसका पूरा सोल्यूशन जो है हमने पीडीएफ के माध्यम से एक कंप्लीट पीडीएफ बना दी, करीब 33 पेज की है। अभी इसमें 1 से लेके 5 से लेके 8 तक के पूरे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक एक सोल्यूशन देखेंगे, कैसे हमने सोल्यूशन इसमें ऐड किए हैं और कैसे आपको इसके आंसर देने थे। बहुत ही सिंपल सा पेपर था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की। तो हम पैटर्न की अगर बात करें, देखिए 5वें नंबर के ऑब्जेक्टिव देखिए आपका सोल्यूशन किया जा चुका है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके लिए हमने आपको जो अलग से वीडियो दी है, जिसमें आपको गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया गया, वाले वीडियो देख लो, उसमें ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। इसमें हमसे बात करेंगे पार्ट 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आपको किसी का अटेम्प्ट करने होते हैं। पांचवा अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पांचवे के दोनों पार्ट ए और बी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और 6 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 6 के ए और बी आपको दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से है। और पैटर्न देखिए यहाँ पे 7 और 8 नंबर का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबरों का पैटर्न चलता है यहाँ पे। 7 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पे 5 5 के 3, इस प्रकार का, या 3 into 5, ये पैटर्न आपका बेसिकली आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि सर हम कौन से प्रोग्राम पढ़ के जाएं जिससे हमारा पेपर में क्वेश्चन फंस जाए, या हमें प्रोग्राम तैयार नहीं हो रहा, तो उस केस में हम क्या करें। तो भैया मेरे, मैं आपको बता दूं, सिंपल सा है। मेरे पास मैसेज भरे हुए हैं व्हाट्सएप पे, इसी चक्कर में हर बार आते हैं कि सर हमारा सी लैंग्वेज का है जो 4 से 5 बार हो गया है, 4 से 5 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन नहीं निकल रहा है, हमको प्रोग्राम नहीं तैयार हो रहा है, प्रोग्राम को रट नहीं पा रहे हैं, या कौन कौन से प्रोग्राम पढ़ के जाएं जो हमारा इंपॉर्टेंट फंस जाए। तो सिंपल सा मैंने आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम आपको कोई नहीं रटने हैं। ठीक है, जो थ्योरी है आपकी, उसी के प्रोग्राम, उसी के सिंटेक्स और उसी के एग्जाम्पल आपको तैयार करके जाने हैं। अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 5वें का। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोग्रिथमिक। एलोग्रिथमिक आपका क्या होता है, और वाई एलोग्रिथमिक आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, क्यों इंपॉर्टेंट है। और राइट एन एलोग्रिथमिक टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर नंबर को आपको एंटर करके फैक्टोरियल यहाँ पे फाइंड करना है। वही मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 into 2 into 3, इस प्रकार से इसका फैक्टोरियल आ जाएगा 120। तो ये आपको निकालना है किसके माध्यम से, एलोग्रिथमिक यानी कि फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे गए, 3 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा होता है, वहां पे एक क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो रहा होता है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय एलोग्रिथमिक। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए, या 2 नंबर का मान लीजिए, 2 नंबर का ये हो गया। वाई इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 2 2 4 हो गए, बचे कितने, 3 नंबर। तो 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राइट एन एलोग्रिथमिक टू फाइंड दी फैक्टोरियल ऑफ नंबर इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सी लैंग्वेज या पाइथन में, तो वो इसी प्रकार से मिलेंगे 7 और 8 नंबर के पैटर्न पे। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे लगभग देखिए पैटर्न आपको 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, और इधर भी अगर हम चलते हैं, देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में आपको 5 5 का पैटर्न दिया गया है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको 5 5 का पैटर्न या 3 into 5 का पैटर्न, जो मैंने बताया सेम आपको वही पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन टू
सी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथमिक आपका क्या है। तो आपको पता है एल्गोरिथमिक क्या होता है, जो उसके बैक एंड पे जो भी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, यानी कि फ्लो चार्ट के माध्यम से या एल्गोरिथमिक के माध्यम से कोई प्रोग्राम है, यानी कि 2+2 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम हैड इंक्लूड कोनियो डॉट स्टूडियो डॉट प्रिंट लगा रहे हैं, सी बराबर ए प्लस बी दिखा रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा है पूरा, जो स्टेप बाय स्टेप, वो आपको एलोगरिथमिक के माध्यम से बताना होता है। तो वही बेसिकली आपका एलोगरिथमिक यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो एन एलोगरिथमिक इससे क्या है, प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एलोगरिथमिक आपका एक प्रोसीजर है जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ रिटर्न ए प्रोग्राम, इसको कैसे हम फाउंड कर सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं, एज ए प्रोग्रामिंग जब हम लिखेंगे उसके जब हम कोई प्रोग्राम को लिखेंगे उसके माध्यम से उसको हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा एल्गोरिथम लिखा गया है। अब इसमें देखिए लिखते समय हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको इनपुट एक चाहिए होता है, ठीक है, कोई इनपुट या टास्क टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, किस टास्क पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वहाँ पे फंक्शन लगे हैं, क्या वेरिएबल लगे हैं, क्या पे वहाँ पे आउटपुट है, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट में हमको चाहिए होता है उसका आउटपुट एक्सपेक्टेड, जो भी उसका आउटपुट आता है वो वहाँ पे बीच में हम कोई भी परफॉर्म टास्क करा सकते हैं, लूप हो सकती है, वाइल हो सकती है, डू वाइल हो सकती है, इफ एल्स से नेस्टेड, कोई भी कंडीशन हम परफॉर्म करेंगे तो उसका आउटपुट हमको एक्सपेक्टेड यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन ही प्रकार से बेसिकली यहाँ पे काम करता है, इनपुट और उसके अंदर जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे या फिर हमारा आउटपुट हो गया। फॉर एनी टास्क द इंस्ट्रक्शन गिवन टू एज ए फ्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर, ठीक है। तो जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं ऐसे वो फ्रेंड आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, और आपके कंप्यूटर में वो परफॉर्म करता है। अब देखिए किस प्रकार से काम करता है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू ए फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि गो टू कॉलेज बोर्ड, गो टू दी कॉलेज बोर्ड पे आप जाएं, ठीक है। स्टेप सेकंड में आप कह रहे हैं सर्च ऑफ माय नेम ऑन द बोर्ड, आप उससे कह रहे हैं, अपने अपने फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जाएं अपने कॉलेज बोर्ड पे और देखे जाके कि हमारा नाम वहां पे कहाँ लिखा हुआ है। अभी थर्ड स्टेप में हम कह रहे हैं चेक द रैंक अगेंस्ट माय नेम, आपको रैंक चेक करनी है अगेंस्ट माय नेम के। तो ये कुछ इस प्रकार से बोर्ड है, इसमें आपको सारा डेटा फीड किया गया है, तो आप अपने फ्रेंड को वहां पे भेज रहे हैं। तो उसी प्रकार से एलोगरिथमिक जो है यहाँ पे आपका काम करता है। आपको कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपने जो यूजर होगा और जो कंप्यूटर होगा, यूजर यहाँ पे प्रोग्राम को आउटपुट देगा, फिर यहाँ पे कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर वहाँ पे देखेगा आपने क्या क्या आउटपुट इनपुट दिया हुआ है, उसके अनुसार वो आपको सारी प्रतिक्रिया, आप उसको जो भी टास्क देते जाएंगे वो आपको आउटपुट देता जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे एल्गोरिथम में। आप देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कैसे काम करेगा, आप कंप्यूटर को बोल रहे हैं गो टू दी कॉलेज बोर्ड, कंप्यूटर गया आपके कॉलेज बोर्ड पे, उससे आपने कहा रीड दी फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट नेम, तो कंप्यूटर ने जो भी फर्स्ट नेम था आपके कॉलेज बोर्ड पे उसको रीड कर दिया। इफ दिस इफ दिस इज माय नेम सी दी रैंक एंड कम बैक, अगर यहाँ पे उसने नाम आपका फाइंड कर दिया, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को आप बोल रहे हैं अगर तुमने नाम को यहाँ पे ढूंढ लिया तो आप हमारी रैंक को देखने के बाद वहां से वापस आ जाएं, ठीक है। अब फिर आपको जैसे आपने नाम ढूंढ लिया, मान लिया आपने जो कोई नाम दिया राज और कंप्यूटर ने आपका नाम ढूंढ लिया, उसके बाद आप उसको स्टेप 4 में क्या करें, रीड दी नेक्स्ट लाइन, वहां से आप चल के आ जाए, नेक्स्ट लाइन को रीड करें और रिपीट रिपीट करना है। नेक्स्ट लाइन में आप उसको कह रहे हैं रिपीट दी अबव 2 स्टेप अंटिल यू फाइंड माई नेम, अब रीड करना है अबव, ठीक है, नीचे की 9 लाइन में आपको आना है और रीड करना है, उसके बाद फिर से हमारा नाम को उसमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप ब्रेकिंग डाउन द स्टेप करना है इनटू कॉल दी एलोगरिथमिक, ठीक है। तो ये है बेसिकली एलोगरिथमिक, आपको समझ में आ गया हो कैसे ये काम करता है। तो अलग अलग एग्जांपल इसके हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यहाँ पे दिया है इनपुट में हमने नेम करा दिया, टास्क ऑफ परफॉर्म में आपका क्या आ जाएगा सर्च ऑफ माई नेम, और आउटपुट में आपको मिल जाएगा आपकी रैंक, ठीक है। तो इस प्रकार से एलोगरिथमिक है वो आपका काम करता है। बहुत सारे एग्जांपल इसमें हमने लिए हुए हैं, इसकी आपको बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हमने एक ही एग्जांपल से आपका ये कंप्लीट कर दिया। अब इम्पोर्टेंस क्यों है यहाँ पे एलोगरिथमिक, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एलोगरिथमिक आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एलोगरिथमिक जो है कंप्यूटर साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हो जाता है। द बेस्ट चूजन एलोगरिथमिक, हम क्यों उसको चूज कर रहे हैं,
टेक आपको मेक श्योर कंप्यूटर विल डू द गिवन टास्क एट बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। इन केस वेयर एफिशिएंसी मैटर ए प्रॉपर एल्गोरिथमिक इज रियली vital to be used and algorithmic is important in optimizing a computer program according to the available resources। तो कंप्यूटर जो है यहाँ पे एक आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, जो कि प्रॉपर जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं या जो भी हम कोड देते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लाता है। कुछ एरर्स होती हैं तो वहाँ पे वो टर्मिनेट होता है, नहीं होती तो कंटिन्यू लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। आपको जब तक आपका आउटपुट आपको नहीं मिल जाता है, रिसोर्स तक वो नहीं पहुंच जाता है, वो आपका ऑप्टिमाइज करता रहता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस जो है इसे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामर हैं हमने, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्रूट फोर्स, डिवाइड द कॉन्कर, डिक्रीज द कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथमिक, ट्रांसफर टू कॉन्कर। तो काफ़ी सारे इसके कुछ पॉइंट हैं जो हमने इसमें लिए हुए, ये आपको बेसिकली लिखने नहीं है लेकिन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथमिक, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथमिक और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। उसके बाद राइट एंड एल्गोरिथमिक टू फैक्टोरियल। अब आपको फैक्टोरियल निकालना है। देखिए फैक्टोरियल प्रोग्राम इन सी, अब कैसे हम बनाएंगे एल्गोरिथमिक इसका, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे हमने कोई एक कंडीशन ले ली है, फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, इस ए प्रोडक्ट ऑफ ए वैल्यू ऑफ 1 एन और एन टू 1। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल अगर हम निकालते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इसको एल्गोरिथमिक कैसे हम लिखेंगे, वेरी इजी प्रोग्राम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 में आएंगे, टेक इंटीजर वेरिएबल हमने लिया ए। स्टेप 2 में आएंगे, असाइन करनी है वैल्यू टू दी वेरिएबल में, ठीक है। स्टेप 3 में आते हैं, फ्रॉम वैल्यू ए अप टू 1, यानी कि जो भी ए की वैल्यू होगी अप टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईच डिजिट जो है सभी को वो स्टोर करता जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में दी फाइनल स्टोर वैल्यू में फैक्टोरियल ऑफ ए, जो भी फाइनल वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपकी फाइनल वैल्यू कहलाएगी, उसको स्टोर कर लेगा वो जो फैक्टोरियल वैल्यू, तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे स्टॉप हो जाएगा आपको आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब इसका प्रिसीड्यू कोड्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिसीड्यू कोड्स फाइंड अंडरस्कोर फैक्टोरियल नंबर 1 फॉर वैल्यू इक्वल टू 1 टू नंबर। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू जो भी वैल्यू होगी वो, और एंड फॉर डिस्प्ले फैक्टोरियल और एंड प्रोसीजर यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये प्रिसीड्यू कोड था वो आपका था एल्गोरिथमिक। नीचे आते हैं, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे हम इसको फैक्टोरियल को लिखते हैं। तो देखिए हमने लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। इंटीजर मेन फाइल में आए, इंटीजर हमने लगाया यहाँ पे लूप, इंटीजर फैक्टोरियल इक्वल टू 1 दे दिया और 5 नंबर यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, नंबर इक्वल टू दे दिया हमने 5। अब फॉर लूप देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाई जा रही है, लूप इक्वल टू 1, लूप इज लेस देन इक्वल टू नंबर, यानी कि लूप जो है छोटा होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए नंबर के, ठीक है। लूप फिर यहाँ पे प्लस प्लस जो वैल्यू होगी उसमें डिक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सॉरी इंक्रीमेंट हो रहा है। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू लूप, जो भी लूप की वैल्यू होगी उसमें हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्रिंट करना है फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल, यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी वैल्यू आएगी उसकी परसेंट डी लगा दिया और नंबर ऑफ फैक्टोरियल में उसको स्टोर करा दिया। जैसे हम स्टोर करा देंगे तो हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए था, तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो यहाँ पे हमको 120 यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से है पूरा फैक्टोरियल। अब 5 है यहाँ पे, पहले 5 में यहाँ पे वैल्यू जहाँ 5 हमने दे दिया तो ये लूप जो है देखिएगा नंबर कितना आपने लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, पहले 1 तक वो एक्सिक्यूट होगा, फिर दोबारा एक्सिक्यूट होगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4, ये 6 पे नहीं जाएगा। 6 पे अगर जाएगा तो वैल्यू आपकी गड़बड़ हो जाएगा। 6 पे तभी जाएगा जब यहाँ पे नंबर को हम और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो 5 का पूछा था तो 5 का आपको आउटपुट इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लें, इस प्रकार से इसका लिखा जाएगा और इसका जो एल्गोरिथमिक होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से इसका आंसर आपको देना था, 7 नंबर आपका एक क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपको 7 नंबर का इसमें लिखना था। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 5वें का बी, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल इन सी। अब देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन ऐड किए गए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल इन सी, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है पहले आपको बताना है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर,
आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एरे का, और एरे का एक आपको विद इन एग्जाम्पल भी देना है। तो ये जो एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम पूछे जाते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम आपको ये ऐड हो गया फैक्टोरियल का, दूसरा यहाँ पे जब आप यहाँ पे लिखेंगे एरे के बारे में तो आपको उसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एरे प्लस आपको स्ट्रक्चर दो यहाँ पे प्रोग्राम को तैयार करना है, यानी कि जब आपने एरे वाला चैप्टर पढ़ा तो एरे का उसका एग्जाम्पल आपको देना होगा, और साथ ही जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा तो आपको स्ट्रक्चर का भी एक प्रोग्राम वहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सिंटेक्स और उसका एग्जाम्पल, तभी आपका ये 8 नंबर जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि हमने सोल्यूशन दिया है पीडीएफ में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज विद एग्जाम्पल, इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का बी है स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जाम्पल, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल इन सी, तो लो उसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम बंद कर लेते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखिए इसके लिए मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको समझाया होगा। स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रक्चर इसे क्या है आपका ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जो कि डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं और जिनको वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे सिंगल नेम में। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड टू नीड टू स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम डेटा को स्टोर बेसिकली करने का काम करेंगे, जैसे कि स्टोर ऑफ डेटा ऑफ स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका आईडी, रोल नंबर एक्सेट्रा। यहाँ पे जो भी डेटा है उसको हम बेसिकली स्ट्रक्चर में स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, वन वे डूइंग वन वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी क्रिएटिंग ए डेटा वेरिएबल फॉर ईच एट्रीब्यूट। ठीक है, तो प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए हमको डेटा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम करेगा। तो इससे काफी लंबी थ्योरी है, हम लोग इसको ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, हम लोग सीधे आते हैं सिंटेक्स पे। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है स्ट्रक्चर की, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल नेम, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपने ये लिख दिया, लेट्स से वी नीड टू स्टोर, यहाँ से ले सकते हैं, वी नीड to store the data of student like student name, age, एड्रेस, आईडी एक्सेट्रा। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब नीचे आते हैं हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। तो वी कैन स्ट्रक्ट, अब देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यहाँ पे यूज किया जाता है जब भी हम कोई स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। STRUCT इसका शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड है। तो वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर इन सी, समझ में आ गया। The struct keyword is a short form of structure data type। structure data type का जो short form है उसको हम लोग बोलते हैं struct, STRUCT, समझ में आ गया। तो ये आपने लिख दिया नेक्स्ट लाइन में। अब इसका जो सिंटेक्स बनता है डेटाग्राम इस प्रकार से देखिए बनता है। ठीक है, struct स्ट्रक्चर नेम, अब डेटा टाइप्स वन, मेंबर वन, अब उसका मेंबर वन का नेम में यहाँ पे नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आईडी कार्ड हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है चलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो टाइप से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया स्ट्रक्चर नेम और वेरिएबल नेम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर इन सी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंक्लूड स्टोरी डॉट हम एच लिखा, हमने हेडर फाइल लगाई, स्टूडेंट का डेटा लिख रहे हैं जिसमें कि हम स्टूडेंट का नेम ले रहे हैं और इंटीजर में। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम यहाँ पे करेक्टर में आएगा तो हमने करेक्टर ले लिया। इंटीजर यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी और इंटीजर में हमने स्टूडेंट की एज ले ली, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इंट मेन यहाँ पे लगाया। ठीक है, इंट मेन लगाने के बाद हमने लिखा स्टूडेंट का नेम है स्टीव, उसकी आईडी है 1234 और उसकी एज है 30। ठीक है, फिर हमने डिस्प्ले करानी है वैल्यू स्ट्रक्चर की, तो कैसे कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट का नेम इज स्टूडेंट आईडी नेम में। ठीक है, प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट की आईडी वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट की एज स्टूडेंट एज वाले में। ठीक है, रिटर्न 0 कर दिया हमने यहाँ पे। जब आउटपुट मिलेगा तो इस प्रकार से मिलेगा, स्टूडेंट नेम इज स्टीव, स्टूडेंट आईडी इज 1234 और स्टूडेंट एज इज 30। समझ में आ गया। तो ये था स्ट्रक्चर का एक पूरा प्रोग्राम, कैसे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम को लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हम कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं, वो भी कोई भी किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है या किसी प्रकार का रिकॉर्ड अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको लिखना होता है। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने आपको दिखाया, कोई आईडी आपको डिफाइन करनी होती है। जैसे कि हमने करेक्टर इंटीजर्स को यहाँ पे लिया
और साथ ही साथ इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हमने यहाँ पे आईडी नेम दे दिया स्टूडेंट डॉट एस टी यू डैश नेम, यहाँ पे आईडी दे दिया। इस प्रकार से आपको जनरेट करना पड़ता है, कुछ भी आप दे सकते हैं, स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे आप कोई भी अपने तरफ से कोड बना सकते हैं, सिंपल जो आपको लगे। ठीक है, उसके बाद हमने इन्हीं में वैल्यू को देखिए यहाँ पे स्टोर कर दिया परसेंटेज डी लगा के, और यहाँ पे उसका आउटपुट आपको मिल गया। ठीक है, सिंपल सा एकदम है क्वेश्चन, सिंपल सा इसका आंसर था। अगर आपने लिखा होगा तो आपको 8 में से यहाँ पे ये आपका 2-2 नंबर से या 3-3 नंबर के अनुसार आप जोड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे अनुमान से हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, 3 से 4 नंबर का, 4 नंबर का ये था, 4 नंबर का ये था, आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 4 नंबर आपके मिल जाते हैं इतने क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सी एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यही पूछ रहा है ना। यहाँ से पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सी में एरे का स्ट्रक्चर और उसका एग्जांपल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए कंसीडर्ड ए केस वेयर वी नीड टू स्टोर डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का डेटा अगर आपको स्टोर करना है एस ए सी एरे ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में, तो कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हमने लिखा हैज इंक्लूड स्टूडेंट और स्ट्रक्च स्टूडेंट। अब इसमें हम करेक्टर ले रहे हैं, 20 करेक्टर का नेम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, फ्लोट में हम दे रहे हैं, उसके मार्क दे रहे हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट है उसका डेटा में स्टोर कर रहे हैं, हमने लगाया वॉइड मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 ऐसे 3 यहाँ पे है। इंटीजर में कोई डमी हमने नाम यहाँ पे दे दिया, इस प्रकार से प्रिंट करा रहे हैं नेम आईडी कार्ड स्टूडेंट 1 का। फिर ठीक है, फिर हमने सबको देखिए अलग अलग सेपरेट कर दिया यहाँ पे। फिर हमने स्कैन एफ सी को डमी को स्कैन कर दिया, यहाँ पे स्कैन एफ कर दिया, फिर प्रिंट किया आईडी नंबर सेकंड को। सेम वही चीज आपको 3 बार करनी है, तब आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर लेंगे। 3 बार आपको मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, हर एक लाइन को आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 तक यहाँ प्रिंट हो गई डमी के साथ। उसके बाद हमको इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, नेम S1 का नेम, देखिए S1 नेम S1 आईडी उसकी और मार्क, तीनों को हम एक ही में प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों को एक ही में प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से आउटपुट आएगा आपको इसका। आउटपुट जब देखेंगे तो एंटर द नेम और एंटर द स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे 1 आया पहला आपका आईडी। ठीक है, उसके बाद जेम्स आया, फिर 90 यानी कि 90 में से 90 मार्क उसको मिले। और इन्हीं तीनों बार जब तीनों नाम आप दे देंगे उसके बाद आपको प्रिंटिंग की डिटेल्स, जब आपको यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग की डिटेल्स पे आएगा। अभी तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रिंट कर रहे थे, तो हमने अलग अलग पहले तीनों को रिकॉर्ड दिया, फिर प्रिंटिंग एंड डिटेल तीनों को एक ही में ऐड करेंगे। तो जेम्स को 90 में से 90 मिले, एडम्स को 90 में से 90 मिले, निक में को 90 में से 90 मार्क यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ये है इसका एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे के माध्यम से कैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने समझाया आपको इस प्रकार से। जब आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही प्रोग्राम को 2 बार यहाँ पे लिखा जा रहा होगा, यानी कि एक ही लाइन को 2 सेकंड लाइन में रिपीट किया जा रहा होगा, आपको सिर्फ एक लाइन समझनी है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब प्रिंट करा रहे हैं तो पहला हमने स्टूडेंट का आईडी नाम दे दिया, मार्क दे दिया और स्टूडेंट का नंबर दे दिया। ठीक है, पहला स्टूडेंट का नाम दे दिया, फिर उसी को हमने स्कैन एफ करा दिया, उसको हमने, और ये जो डमी हमने यहाँ पे लिया हुआ है इंटीजर वेरिएबल, इसको भी अब इसी प्रोग्राम इसी लाइन को हमको 3 बार लिख देना है, एक बार स्टूडेंट 2 के नाम से, एक बार स्टूडेंट 3 के नाम से, क्योंकि हम तीनों को अलग अलग पहले डेटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे तीनों के अलग अलग वैल्यू को एंटर कर रहे हैं, फिर लास्ट में इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं एक ही डिटेल में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक ही डिटेल में ऐड करने के लिए इस प्रकार से इसको ऐड कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा बहुत ही एग्जाम्पल है, कोई कठिन नहीं है। अब नीचे आते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी, इसको भी देख लेते हैं क्या है एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी। तो एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल वेयर ईच वेरिएबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि डिफाइन करता है पे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर जो होंगे वेरिएबल होंगे, उनको वो कंटेन करने का इंफॉर्मेशन कंटेन करने का काम यहाँ पे करता है, जो कि डिफरेंट प्रकार की एंटिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, द एरे ऑफ स्ट्रक्चर सी आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मल्टीपल एंटिटीज ऑफ ए डिफरेंट डेटा टाइप। आपका एरे जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी होता है, यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को अबाउट मल्टीपल एंटिटीज में, डिफरेंट डेटा टाइप के रूप में उसको स्टोर करने में यूज किया जाता है। ठीक है, द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को हम एक डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, एक अलग नाम से भी जानते हैं, या इस नाम से भी जानते हैं, इसको कि हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी इसकी थ्योरी हो गई।
अब इसका देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझाया गया है, इसको आप देख लें, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक एग्जांपल दिया गया, हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है उसका आउटपुट का प्रोग्राम, उसको हम समझा देते हैं आपका। तो 5 स्टूडेंट का अगर हमको रिकॉर्ड प्रिंट कराना है, यानी कि 5 स्टूडेंट हैं यहाँ पे कोई, तो उनका हमको रिकॉर्ड में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, इंटर रिकॉर्ड ऑफ 5 स्टूडेंट में रोल नंबर है और उनका नेम है, रोल नंबर और नेम बेसिकली यहाँ पे हम वो प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए कैसे प्रिंट होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा है studio.h। अब यह स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंटीजर का रोल नंबर है, करेक्टर में नेम दे दिया हमने, इंटीजर मेन, और एक यहाँ पे और वेरिएबल ले लिया आई। ठीक है, आई यहाँ पे क्यों लिया गया अभी आपको बताते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको प्रिंट करना है। अब यहाँ पे फॉर लूप की कंडीशन में लगाइए, क्योंकि जब तक वो 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट ना कर ले तब तक हमको वैल्यू वहाँ पे प्रिंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से है, नहीं तो अब यहाँ पे i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन इक्वल टू 5 को 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे 6 लिखेंगे तो वहाँ पे लूप देके टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे लूप की कंडीशन को दिया गया है, क्योंकि जब 5 से छोटी वैल्यू यहाँ पे हमको प्रिंट होनी है और प्रिंट करना है रोल नंबर। स्कैन एफ डी में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी और रोल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं उसके नेम को। ठीक है, सेम वही कंडीशन लगा दी। प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिस्ट, फिर हमने फॉर लूप की कंडीशन लगाई कि आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया रोल नंबर को और हमने नाम को और सभी को प्रिंट करा दिया एक साथ। अब हमने यहाँ पे क्लोज किया, रिटर्न 0, इसको भी क्लोज किया। तो देखिए हमको आउटपुट क्या मिला, हमने 5 स्टूडेंट का नाम डाला तो रोल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई नाम तो दिया नहीं है, यहाँ पे हमको सबका नाम जो है पूरा पूरा टाइप भी यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको लिख के देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये आपका प्रोग्राम कहा जा रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है आपका, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक ही साथ जो है यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। अगर मैं इसको अभी कॉपी करके पेस्ट कराता हूँ तो ये रन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको रन नहीं करूँगा, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट करके आप कंप्यूटर में रन करके देखें यहाँ से पूरा। अगर कोई एरर आती है तो मुझको कमेंट करके बताएं कि सर इस प्रोग्राम में एरर आ रही है। अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो फिर वहीं से आप इसको बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, इसका आप जरूर जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये 5वें का बी का ये सोल्यूशन था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या कह रहा है। 6 का ए में यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट इन सी और एक्सप्लेन द नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए 2 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सब में एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोल रहा है, तो एग्जाम्पल मतलब है आपको प्रोग्राम को देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है। और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल वे, ये आपका है 3 नंबर का आप कह सकते हैं, और नेक्स्ट वाला जो है आपका 4 नंबर का, क्योंकि उसमें प्रोग्राम भी आपका ऐड किया गया एग्जाम्पल के साथ। तो इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन बनेंगे आपके 3 और 7। अब इसको देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वे डिसीजन सी स्टेटमेंट, इसको देखते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको बताना है और उसी का एक एग्जांपल देना है, जो कि किसके संदर्भ में है, नेस्टेड इफ के संदर्भ में। ठीक है, एक्सप्लेन द नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट के बारे में, तो इसको देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है आपका वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब कई प्रकार कैसे होता है उसको समझते हैं। तो देखिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर दैट द प्रोग्रामर, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्रामर है, specifies one or more condition to be evaluated or tested by the program, along with the statement or statement to be executed if the condition is determined to be true, the optional or other statement to be executed if the condition determined to be false। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो ऑप्शनल कंडीशन, दूसरी कंडीशन वहाँ पे अगर फॉल्स होती है तो भी वहाँ पे वो डिटरमाइन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो किस प्रकार से काम करता है इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया गया है,
एग्जाम्पल क्या दिया गया, कुछ पार्ट दिए गए हैं आपके, जो भी डिसीजन मेकिंग यानी स्ट्रक्चर के जो भी पार्ट होते हैं वो यहाँ पे समझाए गए हैं। क्या क्या पार्ट है, पहला है इफ स्टेटमेंट के साथ आप कैसे उसमें डिसीजन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इफ एल्से स्टेटमेंट के साथ कैसे आप उसमें जा सकते हैं, यानी कि अगर हम इस इफ स्टेटमेंट की बात करें तो एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन फॉलो वन माई मोर स्टेटमेंट। if else statement and if else statement can be followed by an optional else statement which execute करता है when the boolean expression is false होता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास है nested if statement। you can use one if or else statement inside another if or else statement। ठीक है। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम एक से ज्यादा यानी कि इफ और एलसीएफ को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम इनसाइड उसके अनदर अनदर साइड में भी हम उसको यूज कर सकते हैं इफ एलसीएफ स्टेटमेंट को। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। और लास्ट में हमारा दिया गया है स्विच स्टेटमेंट है, और लास्ट में हमारे पास है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो दोनों में अंतर क्या है, स्विच स्टेटमेंट अलाउ करता है यहाँ पे वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर क्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, और नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे क्या काम करता है, यू कैन यूज वन स्विच स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर स्विच स्टेटमेंट। यू कैन यूज वन स्विच स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके साथ हम कोई भी और भी यूज कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे देखिए एक सुटेबल एग्जांपल हमने दिया गया है। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। तो वही हमने यहाँ पे दे दिया है। इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, तो हमने लिखा, मान लीजिए एक सिंटेक्स है बेसिकली ये इसका, द सिंटेक्स फॉर नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट इज फॉलोइंग। तो देखिए स्विच स्विच स्टेटमेंट है कोई, केस वन में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं दी दिस ए, जो भी ए है इसे पार्ट ऑफ अदर स्विच। ठीक है, ये अदर स्विच का पार्ट है। फिर स्विच लगाया, केस नंबर 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, केस नंबर 2 अब प्रिंट करना है दी दिस ए इज पार्ट ऑफ इनर स्विच, ये इनर स्विच का पार्ट है यहाँ पे, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब केस बी में क्या किया हमने, केस बी में जब आए हमने उसको ब्रेक करने के बाद केस बी को यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये इसका सिंटेक्स है बेसिकली। सिंटेक्स आप जब समझ जाएंगे तो अब इसका हम एग्जांपल आपको बताएंगे तो वो और इजी आपको लगेगा। अब एग्जांपल पे चलते हैं। हमने लिखा इंक्लूड स्टूडियो डॉटर्स इंटीजर मेन। ठीक है, ये लिखा, नीचे आते हैं इसके पूरे प्रोग्राम पे। हमने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 100, इंटीजर बी इक्वल टू 200। ठीक है, स्विच यहाँ पे स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया, ए हमने यहाँ पे ले लिया। अब केस 100 के केस में हमारे पास देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच। ये आपका जो पार्ट है 100 जो है यहाँ पे हमारा क्या है, पार्ट ऑफ ए आउटर स्विच है। जैसे कि हमने आपको बताया एक साथ हम दो इनर स्विच को भी यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा ए। ठीक है, ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में स्विच किया यहाँ पे केस नंबर बी पे। केस नंबर बी हमारे पास है 200, प्रिंट किया इनर स्विच। ठीक है, ए हमने वैल्यू में स्टोर करा दी। अब प्रिंट कर रहे हैं एक्सिक्यूट वैल्यू इज ए एंड एक्सिक्यूट वैल्यू इज बी, दोनों को हमने इसमें एक्सिक्यूट करा दिया रिटर्न 0 लगा के। तो देखिए आउटपुट हमको क्या मिला, दिस इज ए पार्ट ऑफ आउटर स्विच, यानी कि ये आपका है आउटर स्विच, और दिस इज ए पार्ट ऑफ इनर स्विच, जो सेकंड वाला है आपका ये इनर स्विच कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही स्विच यहाँ पे काम करेंगे। तो यही बेसिकली इसमें जो है आपका आउटपुट पूछा गया था। 8 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसमें कि आपको बताना था एक्सप्लेन दी सॉरी ये आया था आपका ए नंबर 6 का ए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट और एक्सप्लेन द नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल समझा दिया, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अनुमान से। तो ये इसका एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लें। कोई दो वेरिएबल हमने इंटीजर दे दिए 100 एंड 200, और इन दोनों को हमने अलग अलग एक आउटर स्विच के साथ और एक इनर स्विच के साथ स्विच कंडीशन को लगाते हुए यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो ये इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 6 का बी, यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। हाउ टू डिक्लेयर द इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D डायमेंशनल एरे। 2D डायमेंशनल एरे क्या होता है उसको डिक्लेरेशन करना है, उसका सिंटेक्स देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट
एनी टू एडवांटेज ऑफ एरे, ये 2 नंबर का हो गया। पहला वाला पार्ट भी आपका 2 नंबर का हो गया। ठीक है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर का होगा, यहाँ तक 2 नंबर का हो गया। लिस्ट लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एन एरे, लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एन एरे, 2 नंबर का ये हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ एप्लीकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, कोई एक एप्लीकेशन उसका सुटेबल एग्जाम्पल, तो 2 नंबर का ये होगा। तो देखिए कैसे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। किसी भी आप पार्ट का आप आंसर अगर लिख देते हैं हेडिंग डाल के, तो आपको 2 नंबर वहां पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन में अगर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, 8 नंबर में से अगर कोई पार्ट, जैसे कि आपने 2 डायमेंशनल एरे के बारे में लिख दिया और साथ में उसका एडवांटेज लिख दिया, तो आपको 4 नंबर में से 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नीचे का आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप इतने ही लिख के चले आए। तो ये गलती आप ना किया करें कि आप पूरे छोड़ के चले आते हैं क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया ये पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, तो इनके क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 2 डायमेंशनल एरे इन सी, ये क्या होता है। ये 2 डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइन करता है आपका एज एन एरे ऑफ एरे, यानी कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे आप कह सकते हैं। या 2D एरे इज ऑर्गेनाइज एज मैट्रिक्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आल्सो कंडीशन ऑफ ए रो एंड कॉलम। However, 2D array are created to implemented a relational database look like data structure if provide each of holding and bulk of data at once, which can be passed to an number of function how wherever required। ठीक है, जहां भी रिक्वायर्ड होती है वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। एक से ज्यादा एरे यहाँ पे होते हैं, यानी कि एक 1 डायमेंशनल एरे होता है, एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास होता है। ठीक है, तो अलग अलग कॉलम एंड रो में इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे का है, तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स दिया गया, कैसे लिखेंगे हम। डेटा टाइप्स एरे नेम रो एंड कॉलम, ये इसका सिंटेक्स बन जाएगा। अब इसको रियल रियल एग्जांपल पे देखें तो कैसे ही आएगा, देखिए इस प्रकार से। इंटीजर 2 डायमेंशनल 4 एंड 3, इस प्रकार से। हेयर 4 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रो है और 3 है नंबर ऑफ कॉलम है। समझ में आ गया। इनिशियलाइजेशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे 2D एरे को इन सी में, तो इन दी 1D एरे में वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई दिस साइज, हमको कोई भी साइज का डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं करना होता है। दिस विल वर्क नॉट वर्क इन 2D एरे, ये आपका 2D एरे में वर्क नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लिखें इंटीजर एरे 4 और 3, तो यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 4 5 6 3 4 5 और 4 5 6 यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको इनिशियलाइज करते हैं 2D एरे को, तो ये इस प्रकार से काम करेगा। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया है, 2 डायमेंशनल एरे एग्जांपल इन सी। हमने लिखा है स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर मेन लगाया, i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0, और हमने कोई यहाँ पे एरे स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया, यानी कि 4 कॉलम 3 रो यहाँ पे हमको मिलेंगी। तो 4 कॉलम यहाँ से 1 2 3, ये इस प्रकार से हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। और इसको ट्रांसफर सिर्फ 2D एरे यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये कंडीशन क्या लगी, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए एक बार यहाँ पे 4 तक ये प्रोग्राम पूरा चलेगा, और एक बार जो है j का जो प्रोग्राम है वो आपका चलेगा 3 तक, क्योंकि हमको 4 कॉलम और 3 रो को यहाँ पे प्रिंट कराना है। प्रिंट करा रहे हैं, इसके बाद हम एरे डी और इसकी वैल्यू आई जे और एरे आई और जे को हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं आई जे को, रिटर्न 0। आउटपुट देखिए हमको क्या मिलना चाहिए। आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा, एरे आएगा पहले 0 1 0 1 0 2 1 0, इस प्रकार से ये पूरा प्रिंट होते हुआ चला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 डायमेंशन का एरे यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। इसकी तरह से एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप समझ लें। उसके बाद यहाँ पे इसके एडवांटेज दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे अनुमान से। 2D एरे का एक और एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया, अब ये एग्जांपल ही आपको तैयार करने हैं, ये छोटे छोटे एग्जांपल। अब आप सोचें कि आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ के चलेगा, इवन ऐड का प्रोग्राम पढ़ के चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसे प्रोग्राम तैयार करने पड़ेंगे, जो भी थ्योरी दी होगी उसके प्रोग्राम आपको तैयार करने हैं। लूप हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, डू वाइल हो गया, वाइल लूप हो गया, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इस सभी के एग्जांपल आप अपनी कॉपी में लिख लें। बस यही पढ़ के चले जाएं, यही सी लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया आपको, इसके अलावा और कुछ ना करें आप। तो इसका एक सुटेबल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, इसको आप तैयार कर लें। एडवांटेज देख लें, इसके क्या है एडवांटेज हैं। इन एन एरे accessing an element is very easy to using index number. The search process can be applied to an array easily. 2D array is used to represent matrix.
For any reason a user wishes to store multiple value to a similar types of array can be used and utilized if इफेक्शिएटली, ठीक है, इफेक्शिएटली आपका जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ एडवांटेज होगा। इसका यहाँ पे एडवांटेज का एग्जांपल हमने दे दिया है यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6 का बी नंबर था। 8 नंबर क्वेश्चन था। देखिए इसमें इतने सारे टॉपिक ऐड किए गए थे, पूरा हमने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें, एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर लें। मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रोग्राम नोट करने में दिक्कत ना हो। यहाँ से पूरा प्रोग्राम अपना नोट कर लें, इससे कि बाद में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आप इसका गेस्ट पेपर परचेस करेंगे सी लैंग्वेज का, उसके साथ हम ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसमें 7 नंबर का ए नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है आपका सी लैंग्वेज में। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर नंबर है, आपको दो इंटीजर नंबर को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग फंक्शन के माध्यम से। अब लेकिन इसमें कंडीशन दे रहा है, 2 कंडीशन दे रहा है। ठीक है, 7वें का अगर हम देखें तो अब यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, ठीक है, एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शन जो होगा इसमें कि नो आर्गुमेंट होगा, नो रिटर्न वैल्यू होगी। और दूसरा कह रहा है फंक्शन विद आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू। तो दोनों टाइप के आपको यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट करना है। 7वें का ए नंबर है, तो इसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले सी फंक्शन का आर्गुमेंट वैल्यू देखते हैं किस प्रकार से है यहाँ पे। तो देखिए ए फंक्शन इन सी कैन बी कॉल्ड आइदर विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट, यानी कि फंक्शन जो होता है उसको हम 2 प्रकार से ले सकते हैं, या तो आर्गुमेंट के माध्यम से या विदाउट आर्गुमेंट के माध्यम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका इसमें पूछा भी गया है। तो दीज फंक्शन में और में नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन होंगे या तो वो वैल्यू रिटर्न करेंगे या फिर वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे देखिए बनती है। ठीक है, और रिटर्न वैल्यू टू दी कॉलिंग दी फंक्शन एंड ऑल सी फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट, यानी कि जितने भी सी फंक्शन बनेंगे उसको हम कह सकते हैं आर्गुमेंट फंक्शन या फिर विदाउट आर्गुमेंट फंक्शन इन सी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसमें देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है। फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है इन, यहाँ पे इंटीजर लगा है, मतलब कि हेडिंग और यहाँ पे वाइड। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इसके नाम्स हैं। तो ये आपका हेडर हो गया, ये आपका हो गया रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन का नेम, ये हो गया पैरामीटर्स, और ये जो ब्रैकेट होगा नो सेमी कॉलन यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, ये बॉडी हो गया, इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट रिटर्न 0, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी। ठीक है, तो ये इसका कुछ हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार से हो जाते हैं। एक आपका वॉइड फंक्शन हो जाता है, जो कि इस प्रकार से लिखते हैं वॉइड फंक्शन इंटीजर के साथ, या एक इंटीजर फंक्शन हो जाता है, एक इंटीजर फंक्शन और इसमें इनके साथ अलग अलग चीजें हैं। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट है, ये नो रिटर्न वैल्यू आपको देगा। ये आपका है फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, और ये आपका है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट आ रिटर्न वैल्यू, और ये है आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो सबका अलग अलग है लिखने का तरीका। यहाँ पे 4 तरीके से यहाँ पे हमने आपको प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब इन्हीं के एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। अब इनके एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। तो क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो देखिए कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो सिंपल सा है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स हम देंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहले देखिए थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। व्हेन ए फंक्शन हैज नो आर्गुमेंट, जब फंक्शन में नो आर्गुमेंट होता है, इस डज नॉट रिसीव एनी डेटा, ये आपका कोई भी डेटा जो रिसीव नहीं करेगा, और जिसको कि हम कहेंगे कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, सिमिलर व्हेन इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन वॉइड फंक्शन हमने दिया, फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन को डेफिनेशन किया वॉइड मेन और स्टेटमेंट लगा के उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कुछ सिंटैक्स बनता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए हमने इसमें दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, हमने लिखा है स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन यहाँ पे लगाया। ठीक है, उसके बाद वैल्यू लगाई, ये थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा अलग से। अब इसमें इंटीजर हमने लिया ईयर 1 पीरियड 5, अमाउंट लिखी 5000, और इंटरेट लिखा यहाँ पे 0.12। ठीक है, फ्लोट वैल्यू लगाई, सम कर दिया अमाउंट को, और ये बेसिकली एक टोटल ऑफ अमाउंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरेट की।
ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे एक प्रिंट करके दिखाया है। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी 5000, यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगी। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दर्शाया है। तो उसको आप नोट कर लें, एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया। अब इसमें है फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शन विद आर्गुमेंट तो होगा लेकिन इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। तो व्हेन ए फंक्शन, इसको समझ लेते हैं। व्हेन ए फंक्शन हैव आर्गुमेंट, जब फंक्शन के पास कोई आर्गुमेंट होता है लेकिन वहाँ पे हमको कोई रिसीव नहीं करता, कोई डेटा कॉलिंग फंक्शन और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, तो उस केस में देखिए सिंटेक्स कुछ किस प्रकार से बनता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स हो जाएगा, नोट कर लें इसको फटाफट। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक तरह से हमने एक एरे यहाँ पे ली है जिसमें कि हमने 5 वैल्यू को स्टोर कराया, 10, 20, 30, 40, 50 को। ठीक है, दो हमने लिखा यहाँ से स्टूडियो डॉटर्स वॉइड मेन में हमने इंटीजर लिया है और एक करेक्टर लिया है। इंटीजर में हमने दे दिया 20 और करेक्टर में हमने 5 करेक्टर यहाँ पे लिए हैं एरे में, और यहाँ पे 10 से लेकर 50 तक की वैल्यू को स्टोर कराया गया है। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोग्राम है। नीचे अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर लूप की कंडीशन को लगाया है, जो कि दर्शाती है कि जो वैल्यू हमारी होगी कुछ इस प्रकार से इनिशियलाइज होगी, वॉइड फंक्शन इंटीजर ए, फिर यहाँ पे देखिए करेक्टर लिया गया, फिर स्ट्रिंग को लिया गया। ठीक है, इंटीजर आई हमने लगाया और आई की वैल्यू आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 5, यानी कि 5 वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। ठीक है, तो यानी कि 10, 20, 40, 50 जो हमने वैल्यू दी है उसमें से कौन सी वैल्यू हमको इसमें से मिलनी चाहिए आउटपुट होने के बाद। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सारी वैल्यू यहाँ पे देखिए प्रिंट होके आएंगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अब यहाँ पे देखिए हमको खाने के, यानी कि जो स्टोरेज हमने एरे एरे जो स्टोर की थी कुछ इस प्रकार से अगर हम बताएं तो ये उस रूप में आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये लीनियर वैल्यू के अनुसार, जैसे कि पहले में 10 हो गया, दूसरे में 20 हो गया, तीसरे में 30 हो गया, 40 और यहाँ पे हो गया 50। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर के अनुसार आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो 0 नंबर में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से होगी। तो 0 इंडेक्स में हमने प्रिंट करा ली 10, इसमें आ गई 20, सेकंड में आ गई आपकी 30 और इसमें आ गई 40 और 4 में हमारी आ गई 50। ठीक है, और ऐसे काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 कॉलम आपको दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ इस 20 की आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से इंडेक्स नंबर के अनुसार आपकी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, तो वही इसमें आपको प्रिंट करना था। समझ में आ गया? तो सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं था। तो आगे चलते हैं। आगे हमने इसमें और एग्जाम्पल ऐड कर दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं, 2 एग्जाम्पल थे हमारे उसमें, तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए, वही चीज़ है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, 7 के बी पे आते हैं। अब यहाँ पे 7 के बी में क्या कह रहा है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड दी फिबोनाची सीरीज टिल, जो कि चलेगी 1000 तक आपकी चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको किसके माध्यम से दिखाना है, फ्लो चार्ट के माध्यम से हमको ये प्रिंट करनी है। ठीक है, जो कि 1000 तक इसकी इन्फिनिटी चलनी चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा कि इसको कुछ इस प्रकार से ये आपका बनेगा, हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें हमने पहले स्टार्ट किया, i इक्वल टू 0 दे दिया, j इक्वल टू 1 दे दिया, k इक्वल टू 0 दे दिया। कोई हमने यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे दे दी इस प्रकार से, और इन सब का नाम अलग अलग होता है, कोई स्टार्ट पॉइंट है, कोई इनपुट आउटपुट है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना तो आप सी लैंग्वेज की जो भी थ्योरी वाली क्लासेस है उसको आप देखें। ठीक है, फिबोनाची सीरीज हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए वैल्यू को इनपुट आउटपुट में डाला और यहाँ पे हमने दी कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ से एक एंड एक वैल्यू बाहर ली हमने, इसमें हमने एंड दे दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आते हैं आउटपुट प्रोग्राम में आते हैं, तो आउटपुट में हमने फिबोनाची i इक्वल टू फिब को दे दिया, आउटपुट कैरेज में लिया, रिटर्न वैल्यू ली यहाँ पे हमने, और फिब इक्वल टू जे एंड के, जे इक्वल टू के और के बराबर फिब, आई बराबर आई प्लस 1। एक एक वैल्यू इसमें ऐड होती जाएगी। तो आपका देखिए कंटिन्यू जो लूप देखिए यहाँ से यहाँ तक दोबारा से चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू जाएगी, फिर ये यहाँ से वापस फिर जाएगी, फिर यहाँ पे देखिए एंड होगी, फिर ये जाएगी नीचे, फिर यहाँ पे जाएगी। तो ये कंटिन्यू जब तक चलती रहेगी जब तक आपका 1000 तक ये प्रिंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ तक चलेगी। अभी मैं इसका पूरा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सीरीज के साथ कैसे इसका बनेगा, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए ये वैल्यू आपकी जाएगी 1000 तक की आपकी यहाँ पे दी गई। तो ये फिबोनाची सीरीज किस प्रकार से प्रिंट होगी, -0 से 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 30, 34, 55, 89, 144, 2, 233, 377 और 610 और 9
87। तो ये पूरी 1000 से कम तक आपकी पूरी फिबोनाची सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से आपकी चलेगी। ठीक है, इसका पूरा फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे दिया। स्टार्ट ए प्रोग्राम, इनिशियलाइज आई बराबर 0, जे बराबर के, और देखिए पूरा यहाँ पे हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका आउटपुट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो ये है पूरा इसका आउटपुट, आप स्क्रीन पे देख लें। हमने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया स्टेप 1 में, स्टेप 2 में इनिशियलाइज वेरिएबल किया, आई बराबर 0, जे बराबर 1, के बराबर 0 और फिर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, इफ जो नेचुरल नंबर है यानी कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो एन कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, एन बराबर 0 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देन मूव अप टू आउटपुट में हम जब जा रहे हैं तो फिबोनाची सीरीज 1 इक्वल टू फिब यहाँ पे हम ले रहे हैं। उसके बाद जब परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन के अनुसार तो फिबोनाची सीरीज इक्वल टू जे प्लस के, जे बराबर के और के बराबर फिब और आई बराबर 1 प्लस आई प्लस 1। तो जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें एक यहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो देखिए आपस में ये इंटरकनेक्ट है तीनों चीजें। ये अगर यहाँ से अगर देखें तो ये आपस में देखिए कनेक्ट हो रहे हैं कि पहले में ऐड हो रहा है, फिर इक्वल टू कर रहा है, फिर के की वैल्यू को ऐड करके वो फिबोनाची में डाला है, फिर आई की वैल्यू जो उसको आई की वैल्यू के साथ ऐड करके वो आगे बढ़ाता जा रहा है। जैसे 0 है, 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 2 हो गया, फिर ये आगे देखिए ऐड करता जा रहा है, इसी तरह सीरीज में चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये पूरी आपकी सीरीज है वो प्रिंट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा था, इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये 7वें का बी नंबर था, अगर आपने किया होगा तो 5 नंबर आपको मिल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 7वें के 3 में क्या कह रहा है, सी में राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवेल इन स्ट्रिंग, यानी कोई नंबर दिए गए, उसमें नंबर ऑफ वॉवेल आपको कोई कोई अल्फाबेट लिखा गया है या कोई डिजिट लिखा गया है यहाँ पे, उसमें आपको वॉवेल नंबर यहाँ पे प्रिंट करने हैं, कितने वॉवेल नंबर उसमें दिए गए। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल इन ए गिवन स्ट्रिंग। तो देखिए हमने यहाँ पे कोई एक वैल्यू दी मान लीजिए। ठीक है, वॉवेल हमको निकालना है, यानी कि ए ई आई ओ यू हमको मान लीजिए प्रिंट करना है। तो हमने दे सबसे पहले क्या लिखा, स्टूडियो डॉट एच कोनिया डॉट एच इंटीजर में लगाया, करेक्टर में 100 वर्ड हमने ले लिए, और इंटीजर लेंथ यहाँ पे इंटीजर में ले लिया लेंथ आई और वॉवेल इक्वल टू 0 कर दिया, क्लियर स्क्रीन कर दिया और प्रिंट किया स्ट्रिंग को। ठीक है, गेट्स यहाँ पे लिया लेंथ इक्वल टू स्ट्रिंग करेक्टर लगाया ए, फॉर इक्वल टू आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ ए इज आई डबल इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए, फिर एक बार स्मॉल ई, फिर कैपिटल ई, फिर पूरा वॉवेल जो है हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में वॉ इक्वल टू वॉ प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट जब करेंगे तो जैसे ही हम कोई वैल्यू देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा गौरव साहू, यहाँ पे देखिए आउटपुट में, तो देयर इज ए 5 वॉवेल इन स्ट्रिंग। तो इसमें आपको 5 वॉवेल आपको दिख रहे हैं। देखिए एक ये हो गया ए ई आई ओ यू, तो 1 2 3, ठीक है 4 और ये 5 वॉवेल आपको इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रिंट करना होता है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको नोट कर ले, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और इसको बनाना उतना ही आसान है, आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सारा जो भी इसमें टॉपिक है सब रिपीट हो रहा है। एक बार आपको ए लेना है, एक बार कैपिटल ए लेना है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरह की वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं। जब आप इनपुट कराएंगे कैपिटल की वैल्यू तो आपको कैपिटल में सर्च करेगा, जब आप स्मॉल लेटर में सर्च कराएंगे तो स्मॉल लेटर में वो सर्च करेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको नोट कर लें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब हम आउटपुट लेंगे तो हमको इस प्रकार से 5 यहाँ वॉबल देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये था आपका 7वें का बी एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 8th पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े से आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, थोड़े छोटे भी हैं। तो 8वें का ए में बेसिकली 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 8वें के ए में यहाँ पे कह रहा है हाउ टू डिक्लेयर एन इनिशियलाइज पॉइंटर इन सी। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। और राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर यूजिंग पॉइंटर। 2 प्रोग्राम को लेना है, उसमें स्वैपिंग का प्रोग्राम भी बनाना। तो देखिए मैंने आपको बताया जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके साथ में आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, तो उसका ही आप प्रोग्राम भी एग्जाम्पल के साथ आप तैयार करते चलें, तो आपके पास दोनों चीज तैयार हो जाएगी, थ्योरी प्लस सिंटेक्स प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है डिक्लेरेशन ऑफ सी इन पॉइंटर। तो देखिए डिक्लेरेशन ऑफ सी इन वेरिएबल में क्या होता है। देखिए इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप और पॉइंटर अंडरस्कोर नेम, स्टार यहाँ पे लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, the data types of the pointer and variable to switch the pointer variable is pointing must be same। ठीक है, pointer initialization is the process of assigning address of a value of a variable to a
पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। इट कंटेन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप। इन सी लैंग्वेज एड्रेस जो भी आपका ऑपरेटर होता है यहाँ पे एंड ऑपरेटर इज यूज टू डिटरमाइन द एड्रेस एंड वेरिएबल जो भी होते हैं आपके वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ए वेरिएबल नेम रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एसोसिएट विद। तो किस प्रकार से काम करेगा। अब यहाँ पे हमने इंटीजर a बराबर 10 ले दिया और यहाँ पे लिया पॉइंटर डिक्लेरेशन किया और पॉइंटर को इनिशियलाइजेशन किया। तो पॉइंटर को जब डिक्लेरेशन करते हैं तो इंटीजर स्टार यहाँ लगाते हैं और जब उसको इनिशियलाइजेशन करते हैं तो ptr इक्वल टू एंड के साथ यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे समझाया गया है एग्जाम्पल में। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जब एरर आती है यानी कि पॉइंटर वेरिएबल विद फ्लॉट के साथ अगर देखिए तो फ्लॉट वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे लिखा ए, इंटीजर में लिखा स्टार p2 इक्वल टू, ये आपकी एरर टाइप मैच में आपकी आएगी, ठीक है। तो नीचे आते हैं। अब ये नल करेक्टर के साथ अगर लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग लिखने का तरीका यहाँ पे समझाया गया है। और वंस ए पॉइंटर हैज बीन असाइन द एड्रेस, जब आपका पॉइंटर एक बार असाइन कर देता है किसी भी एड्रेस को तो वो वेरिएबल की डिफरेंशिएट कर देता है यूजिंग इनडायरेक्ट ऑपरेटर और डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर ग्रुप में वो आपका काम करता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा इसको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है बेसिकली ये यहीं से एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है। तो हमने लिखा है इंक्लूड स्टूडियो डॉटर इंटीजर मेन लगाया, ये आपकी सारी फाइलें हो गई जैसा कि अभी हमने आपको समझाया यहाँ पे। पॉइंटर डिक्लेरेशन और पॉइंटर इनिशियलाइजेशन उसको हमने यूज़ कर लिया। नीचे आ गए हमने लिखा प्रिंट किया हमने पी को फिर ए को फिर उसको पॉइंटर को एड्रेस किया ए एंड पी को, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंट को एड्रेस किया और इसको जब आउटपुट लेंगे तो पहले में 10 और 10 आ जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बराबर 10 है और बाद में आपका जो भी एड्रेस वैल्यू होगी वो इस प्रकार से अलग अलग तीनों की आपकी आ जाएगी, पी एंड ए और ए की, ठीक है। तो ये उसकी एड्रेस वैल्यू हो गई, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, नोट कर लें आप इसको अगर नोट करना चाहें तो। इस प्रकार से मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको सिंपल सा प्रोग्राम है ये यहाँ पे पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का और डिक्लेरेशन का, ठीक है। इसको आप नोट कर लें इस प्रकार से। आगे चलते हैं। इसी में आपका बोला गया स्वैप करना है टू नंबर को यूजिंग पॉइंटर इन सी। तो इसका प्रोग्राम देखिए किस प्रकार से बनेगा। बहुत सिंपल सा है इसका प्रोग्राम, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जाएगा इंटीजर हमने लिया, वॉइड में इंटीजर मेन लगाया। अब इंटीजर हमने लिया एक्स वाई और देखिए यहाँ पे पॉइंटर को इनिशियलाइजेशन करना है तो हमने स्टार ए स्टार बी और टेम्प को ले लिया, ठीक है। प्रिंट कराया एक्स और वाई की वैल्यू को, ठीक है। स्कैनअप में दे दिया हमने एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दे दिया। प्रिंट कर रहे हैं बिफोर स्वेपिंग में हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक्स एंड वाई में जाएगी। तो ए बराबर यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं वैल्यू एक्स को और बी बराबर वाई को, ठीक है। टेम्प इक्वल टू हमने दिया जो यहाँ पे था बी दे दिया, बी इक्वल टू ए दे दिया और ए इक्वल टू टेम्प कर दिया। तो तीनों को आपस में हमने यहाँ पे बराबर दिखा दिया। तीनों को बराबर दिखाने से क्या होगा, मान लीजिए 5 और 6 हम देंगे इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे हमने 5 और 6 दिया, जब इसमें वैल्यू जाएगी तो ये 6 और 5 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में वैल्यू जो है बराबर है। तो कोई भी वैल्यू जब हम देंगे तो वो आपस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने आउटपुट नहीं डाला है, जब इसको आप रन करा कर देखेंगे तो सेम आपका जो है आउटपुट आएगा। कोई भी वैल्यू आप देंगे, मान लीजिए आप 2 देते हैं 2 देते हैं और साथ में 4 देते हैं तो आपका 4 और 2 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। कोई भी वैल्यू देंगे इसको स्वैप वो कर देगा। उसका प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। ये आपका एर्थ का ए का आंसर है, ठीक है। एर्थ का ए का आंसर है। इसमें 2 क्वेश्चन थे तो मैंने आपको पहले पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको इसका प्रोग्राम भी बता दिया कैसे स्वैपिंग का प्रोग्राम बनेगा। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है एर्थ का बी। एर्थ का बी में कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए फॉलोइंग ट्रायंगल यूजिंग फॉर लूपिंग स्टेटमेंट। लूप के साथ हमको 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 को प्रिंट करना है। तो कैसे इसको लेंगे, बहुत सिंपल सा है, इसको मैंने बहुत पहले बताया था। तो देखिए ये है इसका बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। हमने इसमें आउटपुट डाल दिया है। अब जितने नंबर आप रो आप डालेंगे, जैसे कि इसमें आउटपुट में 7 डालें तो ये 7 तक प्रिंट हो रहा है। हमको सिर्फ 5 तक की वैल्यू उसमें प्रिंट करनी है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया तो हम 5 डालेंगे तो हमारा 5 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको प्रिंट करने का तरीका समझ लें, बहुत सिंपल सा है। हमने लिखा स्टूडियो डॉट एच कोनिया डॉट एच वॉइड में लिया
इंटीजर में हमने दे दिया आई कॉमा जे कॉमा रो दे दिया, प्रिंट कराया रो की वैल्यू को, स्कैन करा दिया और रो में वैल्यू स्टोर करी। फिर नेक्स्ट लाइन में आ गए हम, ठीक है। जब नेक्स्ट लाइन में आ गए तो हमने फॉर की कंडीशन लगा दी यहाँ पे सिंपल सी, यानी कि आई इक्वल टू 1 और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू रो एंड प्लस प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये आगे चलेगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन हमने लगाई जे की, इसी के साथ जे बराबर 1 लगा दिया और जे इज लेस देन इक्वल टू आई और प्लस प्लस जे, यानी कि इंक्रीमेंट यहाँ पे होता जाएगा, यानी कि जैसे एक होगा तो एक में एक जुड़ता जाएगा, हो जाएगा दो, फिर दो में एक जुड़ता जाएगा तो आपका हो जाएगा तीन नेक्स्ट लाइन में। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले जब आई आई का इनिशियलाइज होगा तो वहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी 2 + 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 3 तो 3 + 3, इस प्रकार से ये आपकी कंटिन्यू चलती चली जाएगी, एक बार आई में जाएगी एक बार जे में जाएगी, और जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा जितने वैल्यू आपने दिए होंगे रो एंड कॉलम के अनुसार उतने वो आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इसका ये प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा छोटा सा, इसको आप नोट कर लें। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको अब आराम से नोट कर लें, ठीक है। अगर नोट कर लेंगे तो आपको ये होगा कि आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, एर्थ का सी, फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर हमने क्या दिया है। एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पूछा गया और लॉजिकल ऑपरेटर उसका एक एग्जांपल बताना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, बेसिक सा एकदम क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है इसमें। अर्थमेटिकल ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, अर्थमेटिकल यानी कि जो भी कैलकुलेशन वाले, यानी कि एडिशन हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, एवरेज निकालना, ये सारे क्या हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कहलाते हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल की बात करें तो दो दो प्रोग्राम को अगर ऐड कर लेते हैं हम तो अर्थमेटिक का प्रोग्राम बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा एक कैलकुलेटर हमने बना दिया, देखिए studio.h, ठीक है। इंटीजर में हमने लिख दी कंडीशन a बराबर 9, b बराबर 4 और c। अब c बराबर हमने लिख दिया a+b, ठीक है। उसको हमने प्रिंट करा दिया, a+b की वैल्यू को c में स्टोर करा दिया। उसके साथ हम यहाँ पे लगा रहे हैं c बराबर a-b, c बराबर a×b, c बराबर a ए ए ए बटे बी और c बराबर a%b, सभी को हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया। और जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो 9 और 4 के साथ, यानी कि पहला 9 4 14 हो जाएगा, फिर 9 में यहाँ सेकंड कंडीशन में आएगा वो माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, थर्ड कंडीशन में आएगा 9 चौक 36 हो जाएगा देखिए आउटपुट में, और लास्ट कंडीशन में आपका रिमाइंडर के साथ अगर बचेगा तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम आपका बनेगा। तो इसके सिंपल सा है पूरा अर्थमेटिक का, आप प्रोग्राम इस प्रकार से लिख सकते हैं और साथ ही यहाँ पे इसके थ्योरी आप बता सकते हैं, ठीक है। हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, इसी में आपका बोला गया है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल ऑपरेटर बोला गया है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में ये आ जाते हैं लॉजिकल एंड ट्रू, ट्रू ओनली इफ ऑल दी ऑपरेंड ट्रू होंगे, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर आ जाता है, इसको हम लॉजिकल और बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से ट्रू एंड फॉल्स के ऑपरेटर हो जाते हैं, जब सारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती हैं उसके अनुसार ये काम करते हैं। तो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न 0 और 1 से ये काम करती है, डिपेंड अपॉन व्हेन वेदएवर एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, उस केस में ये आपका काम करेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक आपका और है एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसका भी आउटपुट अगर हम देखें यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन है, देखिए यहाँ पे दी गई है, सिर्फ यही कंडीशन मेन है, ठीक है। इसमें बोला गया a बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर 10 दिया है। अब इन्हीं कंडीशन को ये ट्रू एंड फॉल्स करेगा, यानी कि रिजल्ट में अगर हम देखें तो a डबल इक्वल टू b और c इज लेस देन इज ग्रेटर देन b। तो यहीं पे कंडीशन वेरीफाई करेगा कि c जो बड़ा है b से कि नहीं बड़ा है, या b बड़ा है या d से बड़ा है, सॉरी b जो c से बड़ा है या b या a से बड़ा है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दी गई होगी, उसके अनुसार इसका पूरा आउटपुट यहाँ पे हमको मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो वही आपके जो भी ऑपरेटर्स वगैरह है वो प्रिंट होते जाएंगे। तो ये है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। आपके आने वाले प्रोग्राम में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देगा। अगर लॉजिकल ऑपरेटर का कोई प्रोग्राम पूछा जाता है तो आप यहाँ पे ये आंसर आराम से इजीली दे सकते हैं। इसको मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से नोट कर लें, यही आप जाके लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा। इस पर हमने एक्सप्रेशन भी काफ़ी डाल दिए हैं कैसे इसका इनिशलाइजेशन होता है, ठीक है, कब कंडीशन ट्रू होती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया a डबल इक्वल टू b एंड c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इक्विवेलेंट ऑफ 1, बोथ ऑपरेटर जो होंगे आपके ट्रू होंगे, ठीक है। तो सब इसमें हमने लिख दिया है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना था। आगे चलते हैं 9th का ए।
नाइन्थ का ए में आप हमारा है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, राइट एनी 3। ठीक है, तो मैंने चारों के ऑप्शन दे दिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एक्सप्लेन करना है फ्री एंड रियल ओसी विद एग्जांपल। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझ लेते हैं। तो एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ये आपकी परिभाषा हो गई, सिंपल सा आपने लिख दिया। नेक्स्ट है इसमें दी फंक्शन कॉल-ओसी और मॉल-ओसी सपोर्ट एलोकेशन विद डायनेमिक मेमोरी आपकी सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डायनेमिक एलोकेशन ऑफ memory space is done by using these function when value is written by function and assigned by the pointer variable। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो कुछ इसके पॉइंट है यहाँ पे सारे दिए गए हैं। आगे देखिए इसमें कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। देयर इज मेमोरी reusability and memory can free when they not required। ठीक है, it is more efficient in this memory allocation scheme, execution is slower than static memory allocation, here memory can be released at time during the program। ठीक है, तो सारा चीज यहाँ पे आपका समझा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि, और नीचे अगर हम आएंगे ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। फिलहाल इसका एग्जाम्पल शायद हमको देना नहीं था इसमें, लेकिन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया, साथ में एग्जाम्पल भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। हमको एक्सप्लेन करना है फ्री एंड रियल ओसी, तो इसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल उसका हम हटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल आप पीडीएफ जब परचेज करिएगा गेस्ट पेपर, उसके साथ आपको मिल जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल ओसी एंड फ्री फंक्शन को पूछा बोल रहा है। ठीक है, तो रियल ओसी फंक्शन क्या है, इफ द प्रीवियस एलोकेशन, ठीक है, जो आपका प्रीवियस एलोकेशन होगा मेमोरी इज इफिशियंट और मोर देन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यू कैन चेंज द प्रीवियसली एलोकेशन मेमोरी यूजिंग रियल ओसी के माध्यम से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब रियल ओसी फंक्शन जो है मॉडिफाइड द एलोकेशन allocated memory size by maloc and caloc function the new size। ठीक है, if memory is not sufficient for maloc or caloc you can relocate the memory by real oc function in short changes the memory size। ठीक है, तो वहां पे अगर आपका जो भी सफिशियंट मॉलोसी फंक्शन होगा या कॉलोसी फंक्शन होगा वो उसको रीलोकेट नहीं कर पाएगा मेमोरी में, तो उस केस में वो उसका मेमोरी का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी कि मेमोरी का साइज वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे कहा जा रहा है। इसका सिंटेक्स देखें तो पीटीआर इक्वल टू रियल ओसी पीटीआर न्यू साइज, यहाँ पे हम देंगे सिंटेक्स। अब यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे सिंपल सा, तो इस प्रकार से इसका जो है सिंटेक्स बनेगा। ठीक है, ये इसका इसमें पूछा गया। अब फ्री फंक्शन इन सी, द फ्री फंक्शन जो है हमारा वो क्या कैसे काम करता है, द फ्री फंक्शन रिटर्न द मेमोरी पॉइंटेड टू बाय पीटीआर। ठीक है, टू द हीप, हीप फंक्शन इसको बोलते हैं। दिस मेक द मेमोरी अवेलेबल फॉर फ्यूचर एलोकेशन। ठीक है, और द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय मॉलोसी और कॉलोसी फंक्शन मस्ट बी रिलीज बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन, अदरवाइज इट विल बी कंज्यूम मेमोरी अंटिल प्रोग्राम एग्जिट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फंक्शन। ठीक है, इसका दोनों का हमने एग्जांपल इसमें दे दिया है। अब देखिए फ्री फंक्शन को लिखने के लिए कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखिए इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन को यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, पीटीआर लिखा आई n1 n2 दो हमें इंटीजर दे दिए यहाँ पे, और n1 में इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया। पीटीआर इंटीजर लिखा, मालोसी साइज ऑफ लगाया, इंटीजर लगा दिया, एड्रेस की वैल्यू को i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ये आपको हर एक प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो ये कंडीशन आपको लगानी ही लगानी, ये मान के आप चले। बेसिकली ये आपका जो भी हम एरे दे रहे हैं पहले तो वो साइज को प्रिंट करेगा, वो जो एरे कहाँ कहाँ मेमोरी एड्रेस करेगा उसकी पूरी एड्रेस लोकेशन भी आपको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू को स्टोर कराया बेसिकली। एक एक हम यहाँ पे देखना अगर चाहते हैं
तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन लगा रही है उसके अनुसार अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने एंटर साइज ऑफ एरे हमने यहाँ पे 5 दिया आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस देखिए 84, 80, 88, 92 अलग अलग साइज के अनुसार ये यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट वाली लाइन में हमने 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 मेमोरी एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा इसके, ठीक है। ये आपको शो नहीं होगा, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस आपका चलता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम आप लिखेंगे तो पूरा आपको प्रोग्राम इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लें, सिंपल सा है प्रोग्राम, छोटा सा है, रियल ओसी का और फ्री ओसी का फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपका एक और एग्जांपल इसमें हमने दिया हुआ है रियल ओसी एंड फ्री ओसी फंक्शन का, उसको भी आप नोट कर लें। इसका भी देखिए आउटपुट इसी प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। तो यही था स्टूडेंट, बहुत सिंपल से पेपर था आपका। अगर आपने कर पाए होंगे तो आपने कर लिया होगा, नहीं कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप इतना तो है जो हम अब आपको करवा रहे हैं सोल्यूशन, उसको देख के जरूर आप सीख लें, नोट कर लें। क्योंकि अगर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको लिखना होता है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारा दिखा दिया, कैसे उसके आंसर आपको लिखने थे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th का बी जो है एडवांटेजेस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कुछ। 9th का बी है हमारे पास, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पॉइंटर, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन। तो बेसिकली पॉइंटर के बारे में बताना है यहाँ पे। तो हमने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें लिख दिए हैं। तो देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंटर इन सी। तो देखिए सिंपल सा है, पॉइंटर जो है आपका प्रोवाइड करता है, पॉइंटर प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। पॉइंटर आपको डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पॉइंटर प्रोवाइड ए वे टू रिटर्न मोर देन वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। लिमिटेशन उसकी क्या क्या है वही आपको बतानी है। रिड्यूस करता है स्टोरेज स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोग्राम में। उसके बाद रिड्यूस करता है आपका एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, टाइम भी आपको एक्सिक्यूशन करता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखते हैं प्रोवाइड करता है अल्टरनेट वे टू एक्सेस एरे एलिमेंट। अल्टरनेट आपके एरे को एक्सेस करने का भी आपको ये क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंटर अलाउ अस टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डीलोकेशन, ये भी आपको प्रोवाइड करता है। पॉइंटर हेल्प अस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, क्वेरी ट्री और ग्राफ, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है कौन, पॉइंटर, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए कुछ इसमें। अब इसके ड्रॉबैक ऑफ पॉइंटर क्या है। ड्रॉबैक में अगर देखें तो अनइनिशियलाइजेशन पॉइंटर जो है माइट कास्ट सेगमेंटेशन, इसमें का कुछ फॉल्ट होता है तो उसके इसमें आपको अनइनिशियलाइजेशन पॉइंटर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। डायनेमिक एलोकेशन ब्लॉक नीड टू बी फ्रेंड एक्सप्लिसिटली और अदरवाइज इट शुड बी लीड मेमोरी लीक। पॉइंटर आर स्लोअर देन नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इससे कोई ड्रॉबैक है नहीं, डिसएडवांटेज आप इसके कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमने इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। पॉइंटर किस प्रकार से आपका काम करता है वो उसके यहाँ पे हमने पूरे एग्जांपल्स आपको, इसमें एक एग्जांपल हमने इसका समझा दिया, इसको आप नोट कर लें। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था इस क्वेश्चन में। इसका अगर आप एग्जांपल ना भी लिखते तब भी आपको इसमें नंबर मिल जाता। सिर्फ इसमें आपका पूछा गया था आपको यानी कि पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बताना था। इसमें अगर आप एग्जांपल ना भी लिखे होंगे तो भी आपको इसमें 3 नंबर या 2 नंबर आपको मिल जाता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर दी ऑपरेशन डेट कैन परफॉर्म ऑन फाइल इन सी। एक्सप्लेन करना है एफ प्रिंट को और एफ स्कैन फंक्शन को आपको प्रिंट करना है। देखिए हर एक क्वेश्चन में दो दो चीज़ यहाँ पे ऐड की जा रही है। पहले जो आपको परफॉर्म करके बताना है ऑपरेशन यानी कि फाइल इन सी यानी कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है। फिर साथ ही एक एफ प्रिंट का एग्जाम्पल और एक एफ स्कैन का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फाइल हैंडलिंग इस चीज़ को समझ लेते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वी में रिक्वायर सम स्पेसिफिक इनपुट डेटा टू बी जनरेट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। तो समटाइम्स इट इज नॉट इनफ टू ओनली डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पे जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, इनफ नहीं हो पाता है कि सभी नंबर के डेटा हम वहाँ पे कंसोल कर पाएँ। तो द डेटा टू बी डिस्प्ले में बी वेरी लार्ज, डेटा जब होता काफ़ी बड़ा होता है वहाँ पे उस केस में हम क्या करते हैं वहाँ पे कोई लिमिटेशन अमाउंट ऑफ डेटा को डिस्प्ले कर पाते हैं, जिसको कि हम कंसोल के माध्यम से मेमोरी को वोल्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर द प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड डेटा अगेन एंड अगेन। हाउएवर इफ वी नीड टू डू so we store into data in local
सिस्टम फाइल, ठीक है, विच इज वोलेटाइल कैन बी एक्सेड एवरी टाइम हेयर कम्स द नीड टू हैंडल इन सी, यानी कुछ डेटा को हम अपने मेमोरी लोकेशन में सेव कर लेते हैं और जब भी हमको उसकी जरूरत होती है तो वहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। सारे काम हम फाइन हैंडलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ बहुत सारे फंक्शन इसमें यूज होते हैं, जैसे कि एफ ओपन फंक्शन ओपन करता है न्यू एग्जिट फाइल को या न्यू फाइल आप बना सकते हैं। एफ प्रिंट फंक्शन आपको राइट करता है डेटा इनटू फाइल के अंदर। एफ स्कैन फंक्शन रीड करता है आपका डेटा को, ठीक है। तो यहाँ सारे फंक्शन दिए गए। हमको पूछा गया एफ प्रिंट और एफ स्कैन के बारे में। तो राइटिंग फाइल एफ प्रिंट फंक्शन इज यूज टू राइट सेट ऑफ करेक्टर इनटू फाइल। इट सेंड फॉर्मेटिंग आउटपुट टू ए सिस्टम टू ए स्ट्रीम। तो देखिए इस सिंटैक्स इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, इंटीजर एफ प्रिंट फाइल और स्टार के साथ स्ट्रीम, कांस्टेंट करेक्टर के साथ स्ट्रीम, फॉर्मेट और आर्गुमेंट। ये इसका पूरा सिंटैक्स है यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लें, नीचे दिया गया इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है, मेन लगाया, फाइल लगाई एफ पी और एफ पी इक्वल टू एफ ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया फाइल डॉट टी एक्स टी, कोई भी फाइल है इसको हम ओपनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ओपनिंग होके वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये है फाइल हैंडलिंग इन सी में एफ ओपन का फंक्शन आपका था, ठीक है। एफ प्रिंट का फंक्शन था, ठीक है। यहाँ वैल्यू आपके प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है रीडिंग फाइल एफ स्कैन। स्कैन एफ फंक्शन का यहाँ पे पूछा गया है। तो दी स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू रीड सेट ऑफ करेक्टर फ्रॉम द फाइल, ठीक है। इट रीड ए वर्ड फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न करता है ई ओ एफ एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। तो इसको भी इसका सिंटेक्स ये हो जाएगा आपके सामने और इसको जब हम ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये प्रिंट होके आएगा। और इसमें हम ले रहे हैं स्टूडियो डॉट एच, मेन फाइल लगाई स्टार एफ पी इक्वल टू ओपन कर दिया, करेक्टर में लगा दिया 255 करेक्टर हमें लगा दिया, ठीक है। और वाइल एफ स्कैन एफ पी परसेंटेज एफ बफ और यहाँ पे ई ओ एफ लगा दिया, फंक्शन प्रिंट करा दिया, बफ में इसकी वैल्यू को स्टोर कराई, एफ क्लोज एफ इसको क्लोज कर दिया। तो हेलो फाइल बाई एफ प्रिंट एफ, इस प्रकार से आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आपको लग रहा है, बहुत सिंपल सा है। इसमें हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने इसमें आपको समझा दिए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो बहुत ही इजी पेपर था। आपको अगर आपको अब आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था आपका सी लैंग्वेज का 2021 का। जो बच्चे पास कर लिए होंगे उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो बिल्कुल अच्छे से पास कर लिए होंगे इसी प्रकार से आंसर लिख के। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एंटर्ड स्ट्रिंग एंड डू नॉट यूज इन बिल्ड फंक्शन। हमको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है और यहाँ पे डू नॉट बिल्ड इन बिल्ड फंक्शन जो उसमें होता है उसको यूज नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम यूज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ। हम स्ट्रिंग के माध्यम से हम किसी लेंथ को निकाल सकते हैं, जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन सी के माध्यम से। और प्रोग्रामिंग इज 13, यहाँ पे 13 करेक्टर यहाँ पे दिए गए, उनको अगर काउंट करके हम लेंथ निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इंक्लूड स्टूडियो डॉटर स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, हमने करेक्टर दे दिया 100, इंटीजर लेंथ दे दिया, प्रिंट किया कैलकुलेटर में उसकी वैल्यू को गेट ए लगा के लेंथ स्टार लेंथ लगा दिया, प्रिंट किया जब वैल्यू को लेंथ के अंदर स्टोर करा के, तो हमको आउटपुट क्या मिला, एंटर आ स्ट्रिंग कैलकुलेटर इज प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड लेंथ इज 22। हमको क्या वैल्यू मिली, 22। क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हैं वो आप देखें, प्रिंट कर रहे हैं एंटर ए स्ट्रिंग टू कैलकुलेट, ये हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे एक टू, ठीक है। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे कितनी है, इसकी जो भी वैल्यू हो गई, ये जो वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है टोटल कितनी आ रही है, 22, ठीक है। लेंथ आपकी वो प्रिंट कर रहा है कितने वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके 22 इसका वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। तो यही था इसका लास्ट एग्जांपल और ये था आपका विदाउट स्टार लेंथ, ये आपका शायद विद स्टार लेंथ था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विद सी लैंग्वेज के साथ था, ठीक है। और इसमें जो है मेरे मान से विदाउट स्ट्रिंग है, हाँ इसमें ये जो प्रोग्राम आपको लिखना था विदाउट स्ट्रिंग आपका पूछा गया, इसमें हमने स्ट्रिंग फंक्शन को देखिए लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ किया था, इसमें हमने यूज़ नहीं किया, ये वाला प्रोग्राम आपको नोट करना था, ठीक है। तो इसमें लिखा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर में लगाया, करेक्टर में 1000 दे दिया, इंटीजर में सी इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है। और प्रिंट किया इनपुट स्ट्रिंग गेट्स वाइल
सी इक्वल टू, यहाँ पर नल करेक्टर लगा दिया, ठीक है। C++ जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। किस प्रकार की वैल्यू दिखाई देगी, इसमें देखिए अलग अलग प्रोग्राम ऐड किए गए हैं, ये अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ठीक है। तो सबको एक साथ ऐड ना करें, सिर्फ आपका प्रोग्राम है कुछ यहीं तक जो है एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है ये फंक्शन टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, अगर हमको इसकी लेंथ भी निकालनी है तब हम इस फंक्शन को ऐड करेंगे, वरना यहीं से आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो इतना प्रोग्राम है किस चीज़ का, विदाउट स्ट्रिंग फंक्शन के। तो इसको आप नोट कर लें कॉपी में या प्रिंट कर लें, जो भी आप करना चाहें कर लें। और यहाँ पे आपका जो है पूरा मैंने सोल्यूशन कर दिया है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई होंगी, जैसे कि मैंने प्रोग्राम को है काफ़ी हल्के में आपको समझा दिया है, यानी कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। अगर मैं एक एक प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो कम से कम 3 घंटे की हो जाएगी, तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं। हमने आपको प्रोग्राम दिखा दिए, प्रोग्राम आप नोट कर लें, क्योंकि यही इसके सुटेबल एग्जाम्पल आपके बनेंगे, इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 4 बार लिखेंगे, प्रोग्राम आपके तैयार हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। पूरा चीज़ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की शॉर्ट में। तो पूरा पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और इसका पूरा गेस्ट पेपर PDF नोट परचेस करेंगे तो आपको इसके साथ ये वाला पेपर भी हम पूरा सोल्यूशन इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।